चलो दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक में जम्मू कश्मीर प्लस दादर नागर हवेली प्लस दमन दीव और प्लस लद्दाख, इन स्टेटों की बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो पहले 2019 से पहले जो पूर्ण राज्य हुआ करता था, अगर हम बात करें 2019 से पहले, ये हमारा जम्मू कश्मीर का पार्ट था। जम्मू कश्मीर का पार्ट जो था अगस्त 2019 से पहले, अगस्त 2019 से पहले आपका जम्मू कश्मीर जो था एक पूर्ण राज्य हुआ करता था। और आर्टिकल नंबर 370 के अनुसार इसको एक अलग संविधान की व्यवस्था की गई थी। हमारे मूल संविधान में ही, संविधान की स्टार्टिंग के समय पर ही मैंने आपसे बताया था कि जम्मू कश्मीर के एक राजा हुआ करते थे हरि सिंह, और हरि सिंह ने जब भारतीय संघ में शामिल होने की परमिशन दी तो उसी समय पर उन्होंने अलग संविधान की मांग करी थी। और जिस समय पर हमारे संविधान का निर्माण हुआ उसी समय पर आर्टिकल नंबर 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन अगस्त 2019 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मिस्टर पी मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या किया गया, अगस्त 2019 में आर्टिकल नंबर 370 को समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल नंबर 370 खत्म हुआ और आर्टिकल नंबर 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या परिवर्तन आया और जम्मू कश्मीर को वर्तमान में किस स्टेट के रूप में जाना जाता है, और प्लस उसके साथ ही साथ दादर नागर हवेली वर्तमान में किस स्टेटों के रूप में जाने जाते हैं, आज इस बात पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर, अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 370 के तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। विशेष राज्य बोले तो क्या था, आर्टिकल नंबर 370 के तहत इसके लिए अलग संविधान की व्यवस्था की गई। अलग संविधान की व्यवस्था की गई थी जिसको हमारे मोदी जी ने 31 अक्टूबर यानी कि पहले तो अगस्त 2019 में आपके आर्टिकल नंबर 370 को खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर को दिए जाने वाले विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त किया। और उसके बाद 31 अक्टूबर, ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 2019 को जो हमारा जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य हुआ करता था, इसे पूर्ण राज्य से हटाकर क्या दर्जा दिया, तो केंद्र शासित का दर्जा दे दिया। आज वर्तमान में अगर हम बात करें कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक कैसा राज्य है, तो अगस्त 2019 से पहले जिस समय पर आर्टिकल नंबर 370 खत्म नहीं हुआ था, उस समय पर आपका जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य हुआ करता था। लेकिन अगस्त 2019 में जब आर्टिकल नंबर 370 को समाप्त किया गया, आज वर्तमान में ये एक केंद्र शासित स्टेट है। और 31 अक्टूबर 2019 को, डेट ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को हमारे जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित स्टेट का दर्जा दिया। आज वर्तमान में जो है जम्मू एंड कश्मीर क्या होता है, एक केंद्र शासित स्टेट होता है। और इसी केंद्र शासित स्टेट से एक अलग करके एक स्टेट का और निर्माण कर दिया गया जिसका नाम क्या है, लद्दाख। कब की बात है, 31 अक्टूबर 2019 को। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित स्टेट घोषित कर दिया गया और जम्मू कश्मीर से अलग करके एक लद्दाख भी बना दिया गया। यानी कि वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 तक टोटल केंद्र शासित स्टेट, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कितने केंद्र शासित स्टेट बने थे, 7 केंद्र शासित स्टेटों का निर्माण हुआ। और 31 अक्टूबर 2019 को जब
एक पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर को खत्म किया गया, तो जम्मू कश्मीर खत्म हुआ तो अब क्या बन गया, केंद्र शासित, और उसके साथ साथ लद्दाख को भी अलग कर दिया, तो कितने बढ़े, 2 केंद्र शासित, यानी कि प्लस करके 2 बनते हैं, तो कितने हो गए, 9 केंद्र शासित स्टेट बने। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित होता है, साथ ही साथ लद्दाख होता है, ये 2 केंद्र शासित स्टेट हैं। और 31 अक्टूबर 2019 को ही ये निर्णय लिया गया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी एक्टिवेट रहेगी और विधान परिषद जो है वो एक्टिवेट नहीं होगी, जबकि लद्दाख में ना तो विधानसभा होगी और ना ही विधान परिषद होगी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित स्टेट घोषित करते हुए निर्णय लिया गया कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ एक नया केंद्र शासित स्टेट का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या था, लद्दाख। दूसरा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी एक्टिवेट रहेगी, लेकिन वहां पर विधान परिषद नहीं होगी, और लद्दाख के अंदर ना तो विधानसभा होगी ना विधान परिषद होगी। इस तरह से अगर जाना जाए कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित स्टेट हैं, वर्तमान में कितने केंद्र शासित स्टेट हैं जहां पर विधानसभा एक्टिवेट है, जम्मू कश्मीर के विधानसभा स्थापित होने से पहले, या जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य बनने से पहले, या जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित स्टेट बनने से पहले यहाँ पर 2 ही स्टेट ऐसे थे जहां पर विधानसभा थी। पहला कौन सा था, पुदुचेरी, और दूसरा क्या हुआ करता था, दिल्ली। ये 2 स्टेट थे जहां पर विधानसभा थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से हटाकर केंद्र शासित स्टेट बना दिया गया और केंद्र शासित में भी विधानसभा होने का निर्णय लिया गया, यानी कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा पहले की तरह ही यहाँ पर एक्टिवेट रहेगी। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित स्टेट हैं जहां पर विधानसभा है, तो मेरे भाई अब 3 स्टेट हो चुके हैं जहां पर केंद्र शासित स्टेटों में विधानसभा होगी। पहला पुदुचेरी, दूसरा दिल्ली, और तीसरा कौन सा होगा, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर हुआ? अब बात चलती है, हाल फिलहाल में ही 2 भारत के केंद्र शासित स्टेट हैं जिनको संयुक्त रूप से शामिल करते हुए एक स्टेट का दर्जा दिया गया। वो कौन सा स्टेट है? देखिए, 2019 की हम बात करें, आफ्टर 2019 में भारत में केंद्र शासित स्टेट की संख्या कितनी हुई थी? तो जब जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य से केंद्र शासित का दर्जा दिया गया, केंद्र शासित बनाया गया, तो 7 तो पहले थे, प्लस एक जम्मू एंड कश्मीर बढ़ा, और प्लस जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमने क्या बना दिया, लद्दाख। तो कितने बनते हैं मेरे भाई, 9 है, 9 बने। लेकिन यहां पर एक क्षेत्र है, ध्यान दीजिए, यहां पर पड़ता है क्या, मैंने बताया था आपको, खंबात की खाड़ी, और यहां पर पड़ता है हमारा कच्छ की खाड़ी। यहां पर क्षेत्र था दादर नागर हवेली, और यहां पर क्षेत्र था दमन दीव। दोनों ही अपने आप में क्या है, केंद्र शासित स्टेट। इन दोनों केंद्र शासित स्टेटों को हुआ क्या, दादर नागर हवेली इसमें एकमात्र, यानी कि इसमें शामिल जिलों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे भाई यहां पर इस दादर नागर हवेली में मात्र एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है भाई। जबकि दमन दीव की हम बात करें तो दमन दीव में 2 जिले होते हैं, यानी कि 2 जिलों से मिलकर क्या बना है, दमन दीव, और 1 जिले से मिलकर बना है दादर नागर हवेली। अब क्या होता है, अरे छोटा सा स्टेट, अब देखिए क्या हुआ, छोटा सा स्टेट, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था तो उसी तरह से करनी पड़ेगी ना जैसे पहले होती थी। सपोज एक एग्जांपल बताता हूं, देखिए लॉकडाउन से पहले शादियां हुआ करती थी, हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा,
लॉकडाउन से पहले शादियां हुआ करती थी और शादी में क्या था, तो शादी में 400, 500, 300, 600 इन सभी लोगों का खाना बनता था। पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती थी, हर चीज, रसगुल्ले भी, मिठाई भी, कड़ी भी, सारी चीजें बनानी पड़ती थी। लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, लॉकडाउन के बाद निर्णय लिया गया कि 50 से लेकर 60 व्यक्ति से ज्यादा कभी भी शादी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन भैया शादी में शामिल होंगे चाहे 2 ही क्यों ना हो, व्यवस्था तो सारी बनानी पड़ेगी। जैसे 300 आदमी के लिए, 500 आदमी के लिए व्यवस्था बनानी पड़ती थी, बस इतना हो सकता है क्वांटिटी में कम रखेंगे, लेकिन व्यवस्था तो सारी बनेगी, चीजें तो सारी बनेगी। उनके लिए भी तो वही काम करना पड़ेगा जो 300 से 400 के लिए क्या करते थे, तो चाहे 10 भी क्यों ना हो जाए, व्यवस्था तो उतनी ही बनानी पड़ेगी। यही एग्जाम्पल कहाँ है, यानी कि जब भारत के सभी स्टेटों में अलग प्रशासन होता है, वहां पर अलग अलग व्यवस्था होती है, उसका अलग अलग मुख्यालय होता है, तो उन पर भी तो ध्यान देना पड़ता होगा, चाहे जिला एक ही क्यों ना हो। यानी क्या था, 2 छोटे जिले, 2 छोटे स्टेट थे, लेकिन इन पर अतिरिक्त भार पड़ा हुआ था। उस भार को कम करने के उद्देश्य से हमारे भारत सरकार ने दादर नागर हवेली एवं दमन दीव अधिनियम 2019, ध्यान दीजिए, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव अधिनियम 2019 के तहत यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रफल और जनसंख्या प्लस जिलों की संख्या कम होने के कारण इन दोनों को सामूहिक रूप से शामिल कर दिया जाए। और इसी अधिनियम के तहत वर्तमान में जो दादर नागर हवेली और दमन दीव अलग स्टेट हुआ करते थे, इन दोनों को संयुक्त रूप से शामिल कर दिया गया। आज दादर नागर हवेली और दमन दीव अलग स्टेट नहीं है, ये संयुक्त रूप से एक ही स्टेट के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब हमने इन दोनों के अलग होने पर स्टेटों की संख्या कितनी थी, 9, आज क्या हुआ, दादर नागर हवेली और दमन दीव एक स्टेट हो गए, तो संख्या एक घटेगी, तो कितने हो गए, 8। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए, वर्तमान में केंद्र शासित स्टेटों की संख्या कितनी रही मेरे भाई, तो आज हो चुके हैं कितने, 8। जबकि पूर्ण राज्यों की अगर बात की जाए, वर्तमान में पूर्ण राज्य कितने हैं, तो 28। दादर नागर हवेली दमन दीव अधिनियम 2019 के तहत दादर नागर हवेली और दमन दीव को संयुक्त रूप से एक स्टेट का दर्जा दिया गया और इसकी राजधानी घोषित कर दी गई। आज वर्तमान में इन दोनों को संयुक्त रूप से शामिल किया गया है, तो इसकी राजधानी क्या बना दी गई है, तो दीव होगा। अब हम दादर नागर हवेली दमन दीव को अलग केंद्र शासित रूप में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि दादर नागर हवेली अधिनियम 2019 के तहत इन दोनों को संयुक्त रूप से शामिल कर दिया गया। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जिलों की संख्या कमी थी, लेकिन प्रशासन स्तर पर सारी की सारी प्रक्रिया करनी पड़ती थी। उस चीज से बचने के लिए भारत सरकार ने इन दोनों को संयुक्त रूप से शामिल किया और इस राजधानी क्या बना दी, दीव। और इन दोनों के मिलने पर स्टेट कितने हो गए, 8। आज केंद्र शासित होंगे 8। क्लियर हुआ, थोड़ा सा करंट का टॉपिक था इसलिए बता दिया। दूसरा, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने जब हमने भाग फर्स्ट स्टार्ट किया था, और भाग फर्स्ट के समय पर ही मैंने कहा था कि आपके भाग फर्स्ट में टॉपिक का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो कुछ ना कुछ आर्टिकल तो इसमें होंगे, तो इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक। तो हमारे भाग फर्स्ट में 4 आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 और 4। तो इन आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4 में क्या दिया गया, इन चारों आर्टिकल्स की बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर फर्स्ट में क्या है, आर्टिकल नंबर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में क्या क्या दिया गया। तो सबसे पहले उठाते हैं आर्टिकल नंबर फर्स्ट। आर्टिकल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, या एक संघ है। वो संघ से मतलब यूनियन,
क्या मतलब? यूनियन। भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि भारत के सभी स्टेटों को, चाहे वो रियासत छोटी रही हो चाहे वो बड़ी रही हो, चाहे वो प्रांत छोटा रहा हो या बड़ा रहा हो, चाहे कोई स्टेट छोटा रहा हो या बड़ा रहा हो, उन सभी स्टेटों को मिलाकर क्या बनेंगे? एक संघ का निर्माण किया जाएगा। भारत में जितने भी 28 पूर्ण राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, इन सभी को मिलाकर क्या बना दिया? एक संघ का निर्माण किया जाएगा। और एक संघ का निर्माण होने के समय पर ये, इसमें एक बात होती है कि यहाँ पर यूनियन ही वर्ड क्यों लिया गया? क्योंकि एक वर्ड होता है फेडरेशन। फेडरेशन बोले तो महासंघ, बोले तो संघीय। हमारे संविधान की विशेष बात है कि हमारे संविधान में एक यूनियन शब्द का यूज किया गया। यूनियन क्यों किया गया? संघीय या फेडरेशन का यूज क्यों नहीं किया गया? देखिए, मैंने आपको बताया कि भारत राज्यों का एक संघ है। इस यूनियन का एक मतलब होता है, इस संघ का मतलब क्या होता है? जो एक बार इस संघ में शामिल हो गया वो चाहकर भी भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता। यानी कि जैसे हमारे 28 पूर्ण राज्य और प्लस 8 केंद्र शासित राज्यों से निर्माण हुआ है किसका? एक भारतीय संघ का निर्माण हुआ, एक यूनियन का निर्माण हुआ। लेकिन अगर किसी वजह से इन 28 पूर्ण राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों से एक संघीय या फिर एक महासंघ या एक फेडरेशन, ये तो पता था, फेडरेशन का निर्माण होता है, तो इसमें अंतर क्या है मेरे भाई? ध्यान दीजिए। संघ का मतलब ये है कि ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य अपने भारत संघ से अलग नहीं हो सकते। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। किसको? आपके सभी स्टेटों को। उनका इतना दायित्व, इतनी उनकी पावर नहीं है कि वो भारतीय संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर सकें। संघ में ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट का अपना अस्तित्व नहीं रहा, यानी कि कोई भी स्टेट जो संघ में शामिल है वो चाहकर भी अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित नहीं कर सकता। जबकि अगर संघीय या फेडरेशन के तहत भारत के सभी राज्यों का विलय किया जाता तो इसमें यह पावर होती है कि संघीय के तहत शामिल होने वाला कोई भी स्टेट उस संघ से अलग होकर स्वयं को कभी भी एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर सकता है। यहां पर देखिए, इससे पहले यूके आपने पढ़ा होगा, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम क्या था? कुछ देशों का एक समूह था, लेकिन वो एक फेडरेशन के तहत इंक्लूड किए गए, उन्हें फेडरेशन के तहत शामिल किया गया। यही वजह है यूनाइटेड किंगडम से इंग्लैंड ऐड हुआ, यानी कि बहुत सारे जो देश हुआ करते थे, स्कॉटलैंड था, आइसलैंड था, इंग्लैंड, वो सब अलग हो चुके हैं। लेकिन भारतीय संघ का यानी कि यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन से, संघ से कोई भी राज्य या कोई भी केंद्र शासित राज्य चाहकर भी अलग नहीं हो सकता। इसीलिए यह कारण था कि हमारे यहाँ पर भारत आर्टिकल नंबर 1 में क्या कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन होगा, अर्थात भारत में शामिल, इस संघ में शामिल कोई भी स्टेट, चाहे वो पूर्ण राज्य हो चाहे वो केंद्र शासित राज्य हो, स्वयं अलग होकर अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? आर्टिकल नंबर 2, हाँ एक चीज और है, अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 1 में ही, आर्टिकल नंबर 1 में ही के अनुसार, अगर आर्टिकल नंबर 1 के अनुसार भारत में कितने प्रकार के राज्य, यानी कि भारत में कितने प्रकार के राज्य हैं, या कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 1 के अनुसार कितने प्रकार के राज्यों की व्याख्या की गई। मैंने कहा कितने प्रकार के राज्यों की व्याख्या। आर्टिकल नंबर 1 के अनुसार भारत में 3 प्रकार के राज्य स्थापित हैं भाई, यानी कि भारत में 3 प्रकार के राज्यों की व्याख्या की गई। नंबर एक है पूर्ण राज्य। पूर्ण राज्य बोले तो आज वर्तमान में कितने हैं? 28। दूसरा क्या है? दूसरा क्या कहा गया इसमें? दूसरा कहा गया केंद्र शासित राज्य। केंद्र शासित राज्य कितने हैं? तो 8। और तीसरा और सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है अर्जित राज्य। क्या कहा? अर्जित राज्य। इसमें क्या है? तो 0, इसमें कोई भी स्टेट शामिल नहीं है आज।
देखिए जब हमने कहा पूर्ण राज्य तो वो पूर्ण राज्य जहां पर विधानसभा स्थापित थी, जिनको राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार था, वो क्या हो गए? पूर्ण राज्य। केंद्र शासित, जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहां पर प्रशासन लागू करती थी। ये हो गया, कितने हैं? 8। लेकिन ये अर्जित राज्य का मतलब क्या होगा? देखिए अर्जित राज्य से मतलब होता है भारत का वह भूभाग या भारत का कोई ऐसा क्षेत्र या भारत का कोई भी ऐसा राज्य है जो भारत का तो था लेकिन वर्तमान में भारत के अधीन नहीं है, उस पर किसी दूसरे देश का कब्जा है या दूसरे देश का शासन है। तो वो स्टेट अगर भविष्य में किसी भी राजनीतिक संबंधों के माध्यम से, किसी संधि के माध्यम से, किसी समझौते के माध्यम से, किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव के माध्यम से या किसी भी युद्ध के माध्यम से भारत सरकार उसे अडॉप्ट कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में वो क्षेत्र कहाँ आ जाएगा? अर्जित राज्य। जैसे इसका एग्जाम्पल सुनिए आप, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यहां था, मैंने बताया था पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया और अटैक करने के बाद लगभग 300 किलोमीटर क्षेत्र में घुस आया था। 1947 22 अक्टूबर 1947 को आपके पाकिस्तान ने हमारे भारत पर पहली बार अटैक किया और उस समय पर लगभग 300 किलोमीटर के क्षेत्र में पाकिस्तान अंदर घुस आया था। और वही 300 किलोमीटर का क्षेत्र आज किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? पीओके। तो ये पीओके सरकार, ये पीओके स्टेट किसका था? जो हमारा था। पीओके हमारा था और इस पीओके को वर्तमान में किसका अधिकार चल रहा है? पाकिस्तान का। तो ये क्षेत्र अगर भारत सरकार किसी युद्ध के माध्यम से, किसी संधि के माध्यम से, किसी समझौते के माध्यम से या किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव के माध्यम से इसको दोबारा अर्जित करके अपने क्षेत्र में शामिल कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा किसमें? अर्जित राज्यों में। क्लियर हुआ? तो यहां पर आर्टिकल नंबर 1 के अनुसार भारत में 3 प्रकार के राज्यों की व्याख्या की गई है। राज्यों को 3 भागों में बांटा गया। ये भी कह सकते हैं कि राज्यों को कितने भागों में बांटा गया? तो राज्यों को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या होता है? पूर्ण राज्य, दूसरा केंद्रशासित राज्य, तीसरा क्या होगा? अर्जित राज्य। तो अर्जित राज्य की मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूं। आज वर्तमान में किसी भी स्टेट को अर्जित राज्य के रूप में अभी तक शामिल नहीं किया गया, यानी कि अर्जित राज्यों की संख्या क्या है? 0। क्यों नहीं है? क्योंकि पीओके जो है अभी भी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अगर वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी पीओके को अपने अडॉप्ट करके भारतीय संघ में शामिल कर लेते हैं, यानी कि भारत सरकार किसी भी कानून के तहत या युद्ध से या फिर समझौते के साथ अगर पीओके को अडॉप्ट कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में अर्जित राज्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 1। क्लियर हुआ? चलिए आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 की बात सुनिए। आर्टिकल नंबर 2 में क्या है? भारत। देखिए आर्टिकल नंबर 2 के तहत क्या है? इसमें क्या है? नए राज्यों का भारत में प्रवेश। नए राज्यों का भारत में प्रवेश। नए राज्यों का भारत में प्रवेश से मतलब क्या होगा? अगर भारत के पड़ोसी देश की बात करो, चीन, यहां पर क्या है तुम्हारा? पाकिस्तान, यहां पर होता है आपका म्यांमार, नीचे होता है आपका बांग्लादेश। अगर सपोज दैट करो भारत सरकार किसी पड़ोसी देश या किसी भी विदेशी देश के क्षेत्र को युद्ध के माध्यम से, समझौते के माध्यम से या किसी संधि के माध्यम से अडॉप्ट करके अगर भारतीय संघ में शामिल कर लेती है, तो वो किसके तहत होगा? आर्टिकल नंबर 2 के तहत। जैसे मैंने आपसे बताया था, यहां पर था सिक्किम, तो सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत अडॉप्ट किया गया। तो जो अडॉप्ट किया गया भारत सरकार के द्वारा, वो कौन से आर्टिकल के तहत हुआ था? तो आर्टिकल नंबर 2 के तहत। तो किसी भी विदेशी क्षेत्र को अगर अडॉप्ट करना हो तो हम लोग आर्टिकल नंबर 2 के तहत उस क्षेत्र को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो विदेशी किसी नए राज्य का भारत में प्रवेश, ये पूछा जाता है किसी भी विदेशी क्षेत्र को अडॉप्ट करने के लिए किस आर्टिकल के तहत कार्य होगा? तो आर्टिकल नंबर 2 के तहत।
आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3 की बात चलती है भाई। आर्टिकल नंबर 3 में क्या है, अगर भारत सरकार को सपोज दैट करो ये हमारा यूपी से सन 2000 में काट के एक नया स्टेट बना दिया, कौन सा, उत्तराखंड। ध्यान दीजिए, मैंने कहा यूपी से काटकर उत्तराखंड बना, या फिर कह सकते हैं आप लोग बिहार से काटकर झारखंड बना। तो ये सारा प्रोसीजर किसके तहत है, आर्टिकल नंबर 3 के तहत। मतलब अगर भारत सरकार को अपने ही किसी स्टेट से काटकर किसी स्टेट का निर्माण करना हो, किन्हीं 2 स्टेटों को मिलाकर एक स्टेट बनाना हो, किसी 3 स्टेटों में से काटकर किसी एक स्टेट का निर्माण करना हो, किसी स्टेट का क्षेत्र बढ़ाना हो या उसका क्षेत्र कम करना हो, या उसके नाम में कोई परिवर्तन करना हो, तो आर्टिकल नंबर 3 के तहत प्रोसीजर होगा। आर्टिकल नंबर 3 में यह कहा गया कि किसी भी भारतीय स्टेट को काटकर किसी स्टेट का निर्माण करना हो, किन्हीं 2 या 2 से अधिक स्टेटों को मिलाकर एक स्टेट का निर्माण करना हो, या वर्तमान में उसके नाम को चेंज करके कोई दूसरा नाम रखना हो, तो आर्टिकल नंबर 3 के तहत ही प्रोसीजर होगा। और आर्टिकल नंबर 3 के तहत ही एक बात और कही भाई, क्या कहा कि अगर किसी भी संबंधित स्टेट से काटकर किसी स्टेट का निर्माण करना हो, तो पहले उस संबंधित स्टेट की विधानमंडल साधारण बहुमत से उस बिल को अपने विधानमंडल में पास कराएगी, उसी के बाद कहां पर भेजा जाएगा, संसद में। बताता हूं, ध्यान दीजिए, आर्टिकल नंबर 3 में सेकंड टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 3 की सेकंड बात कर रहे हैं हम लोग। मैंने कहा किसी भी स्टेट का निर्माण, अगर हम बात करें किसी भी स्टेट का निर्माण कौन करेगा मेरे भाई, तो स्टेट का निर्माण भाई किसके द्वारा होता है, तो संसद करती है मेरे भाई। संसद से मतलब क्या है, यानी कि उसको लोकसभा में भी पास किया जाएगा, राज्यसभा में भी पास किया जाएगा, और अंतिम निर्णय किसका होगा, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय का होगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 3 के एक पॉइंट और जोड़ा गया कि अगर किसी भी स्टेट से, मैंने कहा किसी भी स्टेट से नए स्टेट का निर्माण करना हो, किसी भी स्टेट से नई स्टेट का निर्माण, तो सीधी सी बात है, निर्माण कौन करेगी मेरे भाई, तो करेगी तो संसद ही। लेकिन संबंधित स्टेट, मैंने कहा संबंधित स्टेट की विधानमंडल अपने या अपनी विधानमंडल में साधारण बहुमत से बिल को पास कराएगी। दोबारा सुनिए, मैंने कहा किसी भी स्टेट का निर्माण भाई स्टेट का निर्माण तो संसद ही करेगी, लेकिन इसी आर्टिकल नंबर 3 में यह भी कहा गया कि किसी भी स्टेट का अगर निर्माण करना हो तो उस स्टेट का निर्माण तो संसद ही करेगी, बट सबसे पहले उस संबंधित स्टेट की विधानमंडल अपने विधानमंडल में उस बिल को, यानी कि उस स्टेट के बनाने के बिल को साधारण बहुमत से पास करेगी। दूसरा बता, देखिए मतलब क्या है, मान के चलिए ये हमारा यूपी, ठीक है, और यूपी से मान के चलिए यहां पर उत्तराखंड अलग करना है, किससे करना है, यूपी में ही ये है यूपी, और यूपी से मांग करी, या यूपी की जनसंख्या क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी कि भारत सरकार चाहती है कि इसका निर्माण किया जाए इससे अलग होकर किसी स्टेट का। तो यहां पर क्या था, जब यहां पर उत्तराखंड बना, देखिए उत्तराखंड को स्टेट का जो दर्जा दिया, स्टेट का दर्जा जो दिया वो किसने दिया मेरे भाई, वो दिया तो संसद नहीं है, लेकिन भाई मैंने कहा जिस स्टेट से काटना है उस स्टेट की विधानमंडल, भाई उस स्टेट की विधानमंडल अपने सदन के दोनों सदनों में, सदन कितने, 2, विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों सदनों में सबसे पहले यूपी से काटकर जो उत्तराखंड बनने का प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव संबंधित स्टेट यानी कि यूपी की विधानमंडल में
दोनों सदनों से पास कराया जाएगा। किससे? तो साधारण बहुमत। साधारण बोले तो टोटल का 1/4। तो सबसे पहले संबंधित स्टेट की विधानमंडल में उस बिल को पास कराया जाएगा, और अगर वो संबंधित स्टेट की विधानमंडल उस बिल को पास कर लेती है तो फिर उसके बाद वो कहा जाएगा संसद में, और संसद में भी साधारण बहुमत के माध्यम से ही उस स्टेट को अलग करके एक नए स्टेट का निर्माण कर दिया जाएगा। दोबारा सुनिए, आर्टिकल नंबर 3 में ये कहा गया कि किसी भी स्टेट का निर्माण करने की पावर तो संसद को ही है, लेकिन स्टेट का निर्माण करने से पहले संबंधित स्टेट की विधानमंडल अपने विधानमंडल में उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पास कराएगी, और उसी के बाद दोनों सदनों में पास होने के बाद उस बिल को कहां भेजा जाएगा? संसद में, और संसद में भी साधारण बहुमत के माध्यम से ही उस बिल को पास किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 3 तक कंप्लीट हुआ। अब आता है आर्टिकल नंबर 4। हाँ, एक चीज और है, आर्टिकल नंबर 3 में एक चीज और कही गई। आर्टिकल नंबर 3 के ही एक पॉइंट ये कहा गया, देखिए किसी भी स्टेट का निर्माण करने के लिए संसद चाहे किसी भी स्टेट का निर्माण करने के लिए तो वो संविधान संशोधन कर भी सकती है, और चाहे तो संविधान संशोधन नहीं भी कर सकती। दोबारा सुनिए, हम जानते हैं आर्टिकल नंबर 3 में यह भी कहा गया कि किसी भी स्टेट का निर्माण करने के लिए संसद चाहे तो संविधान संशोधन कर भी सकती है, चाहे तो नहीं भी। लेकिन अगर किसी विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करना हो, सुनना मेरी बात, मैंने कहा किसी विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करना हो, जैसे हम लोगों ने क्या काम किया था, भाई सिक्किम था, सिक्किम को अडॉप्ट करके भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो इसमें क्या है, संसद चाहे तो किसी स्टेट का निर्माण करने के लिए तो संविधान संशोधन कर भी सकती है, तो नहीं भी। लेकिन अगर किसी विदेशी क्षेत्र को भारत सरकार अपने अधीन लेती है या किसी विदेशी क्षेत्र को भारत सरकार अडॉप्ट करती है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना जरूरी होगा। या हमारे भारत के किसी भी क्षेत्र को काटकर भारत सरकार अगर किसी दूसरे देश को देती है तो उसके लिए भी संविधान में संशोधन करना होगा। क्लियर हुआ? आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 में यह कहा गया कि किसी भी स्टेट का निर्माण कौन करेगी? तो भाई संसद करेगी। किसी भी स्टेट का निर्माण करने के लिए क्या होता है? तो संसद को ही अधिकार होता है। और प्लस साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के लिए संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर भी सकती है और चाहे तो नहीं भी। तो आर्टिकल नंबर 1 में क्या है? तो भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल नंबर 2 में क्या है? किसी विदेशी क्षेत्र को अडॉप्ट करने की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 2 में होगी। और आर्टिकल नंबर 3 में क्या होगा? यानी भारत सरकार भारत के किसी स्टेट से काटकर किसी स्टेट का निर्माण कर सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है, किन्हीं दो स्टेटों को मिलाकर एक स्टेट का निर्माण कर सकती है, प्लस उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। बट किसी भी स्टेट का निर्माण करने से पहले संबंधित स्टेट के विधानमंडल में उससे संबंधित बिल को साधारण बहुमत से पास कराना होगा। उसके बाद ही वो कहां भेजा जाएगा? संसद में। प्लस किसी भी स्टेट का निर्माण करने की पावर तो संसद को ही है, लेकिन किसी विदेशी क्षेत्र को अडॉप्ट करने के लिए या अपना क्षेत्र काट कर दूसरे देश को देने के लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य होगा। आर्टिकल नंबर 4, किसी भी स्टेट का निर्माण कौन करता है? संसद। और प्लस आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के लिए संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर भी सकती है, चाहे तो नहीं भी, ये उसके इच्छा पर है। आज आपका भाग फर्स्ट कंप्लीट हुआ। लगभग 6 या 7 क्लासेज में आपका भाग फर्स्ट संयम राज्य से कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।